ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब भाई। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक है, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम अपनी अब बिना देर दार के अब आगे से शुरू करते हैं। ओके, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, कौन सा चल रहा है? हमारा चैप्टर चल रहा है, इसका आज पार्ट 2 है। और चैप्टर का नाम जो है वो है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है जी। इसका वो जो पार्ट 1 है वो मैंने डाल दिया है, उसको देख लीजिएगा एक बार, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और जो इसका बेसिक वाला है, यानी कि इसी क्लास का जो एक चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस का, उसको भी देख लेना, उसको भी मैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए, हाँ, तो हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, वेरिएबल देखे थे, कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, अलजेब्रिक वो सॉरी एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हम वेरिएबल और वेरिएबल को मिला के भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, हमने ये चीज भी पढ़ी थी। चलिए, फिर हमने एक नया टॉपिक देखा, या फिर एक नया कॉन्सेप्ट देखा। क्या था? टर्म्स। किसके बारे में पढ़ा था हमने? टर्म्स के बारे में, कि हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर टर्म्स क्या होती है। ठीक है जी, हमने पढ़ा था ना क्या होती है टर्म्स। कैसे? एक सेकेंड, कैसे? जैसे कि 3xy+7 में टर्म्स कितनी है? तो हमें पता है कि एक और दो, दो टर्म्स है। और कौन कौन सी टर्म्स है? एक है 3xy और एक है 7। ये चीज पढ़ी थी ना हमने। चलिए, इतना इंट्रो दे दिया। अब आज का जो हम एक टॉपिक है वो इसी के अंदर है, वो है हमारा फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। ये एक टर्म के फैक्टर बताओ। एक टर्म के फैक्टर्स बताओ कि फैक्टर्स क्या है। देखो, घबराना नहीं है, मैं आराम से समझा रही हूँ, उसको समझो। सबसे पहली चीज तो फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो, फैक्टर्स वो चीज होते हैं जिनको आगे हम ब्रेक नहीं कर सकते। ये सबसे पहले इसकी एक कंडीशन है, उसी के बाद पता चल जाएगा कि हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स हमारी वो चीज होती हैं जिनको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तो वही चीज हमारे फैक्टर्स बन जाए। ठीक है जी। अब तुम एक एक्सप्रेशन उठा लो, मान लो ये वाले उठा लेते हैं, चलो ये वाला एक्सप्रेशन उठा लेते हैं। सॉरी अगेन, 3xy+7। अब सबसे पहले वो टर्म की बात कर रहा है, तो मैं एक टर्म उठा लेती हूँ, मैं ये वाली टर्म उठा लेती हूँ। हमने ये वाली टर्म उठाई और यहाँ लिख ली। अब आपसे पूछा जाए कि ये टर्म्स किससे बनी है, तो आप कहोगे कि इसके अंदर हमने x को y से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद जो आंसर आया उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। आप कहोगे हाँ। तो अब एक बात बताओ, इस वाली टर्म को तुम आगे ब्रेक कर सकते हो, मतलब आगे और ओपन कर सकते हो? कि मतलब मैं तुमसे पूछूं 3 कैसे बना, तो आप कहोगे 3 तो 3 होता है, इसमें क्या बनाना। x कैसे बना, x भी नॉर्मल होता है, x को क्या बताना। y कैसे बना, y कैसे बना, हमें क्या पता कैसे बना, वो तो नॉर्मल y ही होता है। तो इसका मतलब अब तुम इसको अकेले अकेले और ब्रेक नहीं कर सकते ना, या और सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। सेम इसी चीज है, 7 तो नॉर्मल 7 ही है, इसको तो क्या ही। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि हो गया 2x² + 3y। ठीक है जी। अब इसमें से कितने टर्म है? सबसे पहले तो आप कहोगे दीजिए दो टर्म है, एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये है, एक एक करके उठा लेते हैं दोनों को। सबसे पहले 2x² को लेते हो। मैं तुमसे ये पूछूं कि भाई बताओ भी 2x² कैसे बना, 2x² कैसे बना। तो आप कहोगे कि सबसे पहले तो ना हमने x को x से मल्टीप्लाई कर दिया था, और फिर जो आंसर आया था उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, यही तो बोलोगे। अच्छा जी, अब ये बताओ 3y कैसे बना। तो आप कहोगे कि हमने ना 3 को y से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि आगे इसको तुम ब्रेक कर सकते हो, तुम बता सकते हो 2 कैसे बना। तो आप कहोगे 2 तो नॉर्मल ऐसे कांस्टेंट है, नंबर है, तो उसको तुम कुछ भी नहीं कर सकते। x कैसे बना, x एक वेरिएबल है, दूसरा x कैसे बना, वो भी सिंपल एक वेरिएबल है। तो इसको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते ना, मतलब आगे ओपन तो नहीं कर सकते ना, जैसे कि इसको ओपन किया। सेम चीज इसी के अंदर है। तो ये जो चीजें निकल के आई है ना अलग अलग, बेटा जी, यही कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। और वो कौन सी टर्म है? वो टर्म है 2x²।
यानी कि आपसे पूछा जाए कि 2x² एक टर्म है हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, उसके फैक्टर्स बताओ, तो आप क्या कहोगे कि हमारे फैक्टर्स क्या है, 2, क्योंकि हम इसको ओपन करेंगे 2 और x²। फिर हमने देखा x² को दोबारा ओपन कर सकते हैं, हाँ दोबारा ओपन कर सकते हैं, कैसे कि x मल्टीप्लाई x। तो इसका मतलब कितने फैक्टर्स निकले इसमें से कि 2x और x, 3 फैक्टर्स निकले इसके 2x² में से, जिनको हम आगे ब्रेक ना कर सकें, जिनको हम आगे ओपन ना कर सकें, उन्हीं को हम उन टर्म्स का फैक्टर्स बोल देंगे। ठीक है ना, मैं इसका एक ट्री बना के दिखाऊंगी और पता चल जाएगा कैसे। तो बेसिकली एक टर्म क्या है, तो बेसिकली एक टर्म क्या है, टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो फैक्टर्स निकल आए इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन ने तो एक टर्म बनाई है, ये जो फैक्टर निकल के आए इन्हीं की मल्टीप्लीकेशन है तो टर्म बनाई है, ये जो फैक्टर निकल के आए इन्हीं की मल्टीप्लीकेशन है तो टर्म बनाई है। तो मैं बोल सकते हैं कि जो टर्म होती है वो क्या होती है, वो उस अपने यानी कि अपने फैक्टर्स का प्रोडक्ट होती है, अपने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो वो टर्म बना देती है। ठीक है ना, अब मैं इसका एक ट्री बनाती हूँ, अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई ना, इसका एक ट्री बनाती हूँ, क्या है बता देते हैं। देखो सबसे पहले तो एक्सप्रेशंस दो का तो कम से कम है, ठीक है, एक्सप्रेशन हो गई है। एक्सप्रेशन कौन कौन से हैं जी, हमारे दो एक्सप्रेशन लिए हैं हमने, एक तो लिया है 4x² माइनस 3xy, और एक एक्सप्रेशन लिया है 5xy प्लस 10। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले हमें क्या बताना है, देखो सबसे पहले हमें बताएंगे हम इसके अंदर टर्म्स। सबसे पहले इनके अंदर हमें क्या बताना है, टर्म्स बताएंगे। तो टर्म्स कौन कौन सी हैं, देखो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो हमें पता है कि टर्म्स कौन कौन सी निकलेगी, एक तो ये 4x², और लास्ट वीडियो में बताया था कि माइनस वाला साइन अंदर चला जाता है तो बाहर हम क्या कंसिडर करते हैं, प्लस, तो आज क्या है 3x। दो टर्म्स निकल गई, हाँ जी निकल गई। इसके अंदर की टर्म्स क्या है, आप कहोगे इसके अंदर दो टर्म्स है, यानी कि ये एडिशन का साइन है, उससे पहले वाला भी उसके बाद वाला भी, 5xy और 10, दो टर्म्स है, हाँ जी दो टर्म्स है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि अब ये टर्म्स हो गई एक्सप्रेशंस की, अब बताना है हमें फैक्टर्स, कि ये जो टर्म्स आई है ना इनके फैक्टर्स बताओ। हमने क्या कहा कि अभी हमारे टर्म्स किससे बनते हैं, फैक्टर के प्रोडक्शन से, यानी कि सॉरी प्रोडक्शन नहीं प्रोडक्ट से, प्रोडक्शन नहीं प्रोडक्ट से, सॉरी, कि हमारे फैक्टर किससे जो हमारी टर्म है वो किससे बनती है, वो फैक्टर के प्रोडक्ट से बनती है। तो कैसे, इसको ब्रेक कर लें आगे तो आप कहोगे हाँ ये किस, इसमें क्या क्या बना है, कुल मिला के इसके अंदर जितनी भी टर्म वो तुम्हें वेरिएबल या कांस्टेंट दिख रहे हैं उनको अलग अलग कर दो। सबसे पहले क्या है 4, एक्स कितने हैं, दो, एक एक्स ये एक एक्स, निकल गए फैक्टर्स। हाँ अब इसकी बारी, ओहो डॉटेड से करना था, चलो कोई नहीं। इसके अंदर कितनी टर्म दिख रहे हैं तुम्हें, कांस्टेंट या वेरिएबल, आप कहोगे तीन, कैसे, -3 एक्स और वाई, इन्हीं के प्रोडक्ट से तो टर्म बनी है, हो गए फैक्टर्स। हाँ ये वाले इसके हैं भाई, साइन को साथ लेके चलेंगे। इसके अंदर फैक्टर्स क्या है 5xy के, तो आप कहोगे इनको ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा, आप कहोगे 3 पार्ट्स में ब्रेक होगा, एक 5, एक x और एक y। 10 को आगे तुम ब्रेक कर ही नहीं सकते भाई, 10 को आगे कहाँ ब्रेक करोगे, वो तो नॉर्मल तो है ही। ये है तुम्हारा ट्री, जिसके अंदर एक्सप्रेशंस बता दिए, एक्सप्रेशंस के अंदर टर्म्स बता दिए, और टर्म्स के अंदर फैक्टर बता दिए। अब ये इससे ज्यादा तो आगे ब्रेक नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, तो यही फैक्टर्स है। अच्छा, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप कहोगे जी एक्सप्रेशंस एल्जेब्रिक है, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के बारे में तो पढ़ा था थोड़ा सा। तो ये टर्म्स भी कैसी हैं, आप कहोगे जी ये भी एल्जेब्रिक है, वेरिए कांस्टेंट और वेरिएबल आ गया तो। फिर ये फैक्टर्स भी कैसे हुए, तो आप कहोगे जी ये फैक्टर्स जो हैं ये भी एल्जेब्रिक फैक्टर ही हैं।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक टर्म्स और एल्जेब्रिक फैक्टर, ये एक ही चीज है। इनको क्या बोलेंगे? पूरे को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलेंगे? अलग अलग एल्जेब्रिक टर्म, ये एक एल्जेब्रिक टर्म है, ये एक एल्जेब्रिक टर्म है, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक फैक्टर है, फैक्टर्स है। एक फैक्टर ये एक एल्जेब्रिक फैक्टर है, ये भी एल्जेब्रिक फैक्टर है, ये भी एल्जेब्रिक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि हमें इसने, क्योंकि ये हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से निकाला। अलग अलग तो उसको नॉर्मल वेरिएबल कांस्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन हम इनको क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक फैक्टर्स, ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर अब एक चीज और है, देखो मैंने क्या बोला था, हमने कहा कि भाई हम इनको तब तक आगे तोड़ते रहते हैं जब तक ये लास्ट में ना बच जाए। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे जैसे कि ये 4x² है कि इसके दो फैक्टर हैं 4 और x², ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो 4 को तो हम सिंपल लिख देंगे, लेकिन हम ये x² को हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? एक और दो, सॉरी, एक और दो। तो इसलिए 4x² के हम ये नहीं कहेंगे कि दो फैक्टर है, एक 4 है और x² है, कि भाई वेरिएबल सेम है तो तुम एक फैक्टर बोल देना। मल्टीप्लाई में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं सबको लेंगे। तो कितने टर्म, कितने फैक्टर्स हैं इसके? 3, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, फैक्टर्स, अलजेब्रिक फैक्टर्स के अंदर हम वन को, जैसे मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, हम इसको यहीं पे तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे कि हाँ भाई ये लास्ट फैक्टर है। हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये 1 × x है, ना, ये गलत है। हम ऐसे वन को कंसिडर नहीं करते। हाँ, अगर वन प्लस में हो तो बात कुछ अलग है, लेकिन अगर सिंपल ऐसे है ना तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि वन भी एक फैक्टर है, ना 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 ना, वन गलत है। लेकिन अगर -x आ जाता है तो हम इसको बोलेंगे कि इसके दो फैक्टर हैं, 1 और 2। माइनस को कंसिडर करके चलेंगे, वन को कंसिडर नहीं करेंगे, सिंपल -1 को कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि वन इज नॉट टेकन एज अ सेपरेट फैक्टर, बट अगर -1 है तो -1 को हम एक सेपरेट फैक्टर की तरह कंसिडर करेंगे। हाँ, और कोई कांस्टेंट आता है तो वो अलग बात है, बट सिंपल ऐसे वन को कंसिडर नहीं करेंगे कि एक्स दे रखा है तो 1 × x कर दे, ना ना ना, ये गलत है। वन को हम एज ए सेपरेट फैक्टर कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसे आ जाता है -x तो इसका मतलब -1 अलग और x, जैसे कि हमने यहाँ किया। अब तुम कहोगे इसमें नहीं है, देखो माइनस के साथ कांस्टेंट है, अगर माइनस के साथ कांस्टेंट ना होता तो हम यहाँ -1 लेते, लेकिन क्योंकि माइनस के साथ कांस्टेंट आ गया तो हमने उस माइनस को कांस्टेंट के साथ ही कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। तो इसलिए हमने -3 लिया। लेकिन अगर सिंपल है -x ऐसे बोल देता, ऐसे बोल देता तो हम इसको कंसिडर कर, ठीक है जी। तो वन को ऐसे नहीं लेंगे, अगर कांस्टेंट आ रहा है कोई और यहाँ पे तब तो हम उसको उसी के साथ ले लेंगे, जैसे कि -3x आता तो इसको -3 और x दो फैक्टर है, ऐसे नहीं लेंगे कि -1 अलग, 3 अलग, x अलग, ना ना, वो तो एक ही बात है ना। कोई और कांस्टेंट मिल जाए माइनस के संग तो उसको ले लो, बट सिंपल वाले को नहीं लेंगे, ठीक है जी। चलो, जैसे ये भी देखो, ये था, अगर इसकी जगह -10 होता तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते कि -1 × 10, ना, वो गलत है। -10 कांस्टेंट आ गया ना तो सिंपल हम -10 उसको एक फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा है कि वन कंसिडर नहीं होगा सिंपल, लेकिन -1 कंसिडर्ड होगा। लेकिन माइनस के संग अगर और कोई कांस्टेंट आ जाता है तो सिंपली हम माइनस को सी के साथ एडजस्ट कर देंगे, यानी कि उसी के साथ कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। चलो जी, मैंने इसलिए एक ट्री बना के दिखा दिया कि टर्म्स क्या होती है हमारी, फैक्टर्स की। हो गया यहाँ तक खत्म। अब एक नई चीज है इसके अंदर, एक और, हमने टर्म्स के बारे में पढ़ लिया, फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉफिशिएंट के बारे में, कि हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर कॉफिशिएंट क्या होता है। हमारे एल्जेब्रिक, एक सेकंड में, एक्सप्रेशंस के अंदर कॉफिशिएंट क्या होता है। चलो जी, शुरू करते हैं। ओके, चलिए, हम अब बोलना क्या पढ़ रहे हैं? अगला, कॉफिशिएंट, ओ ई, सॉरी, कॉफिशिएंट ठीक है, COEFFICIENT, हाँ ठीक है। चलो, अब हम अगला पढ़ने वाले हैं कॉफिशिएंट्स के बारे में। देखो,
हमने अभी जस्ट अभी हमने पढ़ा कि टर्म्स के फैक्टर क्या होते हैं। तो आप कहोगे कि मान लो एक टर्म है 4xy, तो इसके फैक्टर क्या है? तो आप कहोगे जी इसके फैक्टर है 4x और y। ठीक है, ये फैक्टर्स निकल के आए। इस वाले की बात करें, भी उसकी बात नहीं कर। तो ध्यान रखना, जब भी टर्म्स के जो फैक्टर होते हैं वो कभी न्यूमेरिकल हो सकते हैं और कभी वेरिएबल भी हो सकते हैं। आप देखोगे इसके जो 3 फैक्टर निकले हैं, इसके अंदर न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल फैक्टर भी है और एल्जेब्रिक फैक्टर भी है। दो फैक्टर भी, दो फैक्टर नहीं। तो ये जो न्यूमेरिकल फैक्टर निकल के आया है, ये जो न्यूमेरिकल फैक्टर निकल के आया है, इसी को हम उस टर्म का कोफिशिएंट बोल देते हैं। कैसे? जैसे मान लो मेरे को बोल दे, एक सेकंड, मुझसे बोल देता है एग्जाम्पल में, इसको भी साइड करो। एक एग्जाम्पल वो कहता है कि 10xyz है, इस टर्म के अंदर कॉफिशिएंट बताओ, इस टर्म के अंदर कॉफिशिएंट बताओ। देखो, वैसे तो हम नॉर्मली ऐसे ही बोल देते हैं कि जो 10 है, जो 10 है, 10 इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसे बोल दो। या फिर मेरे पास है -5x, तो आप कहोगे इसमें क्या बताए, तो हम इसमें बोल देंगे -5, साइन को साथ लेके चलेंगे, इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अब इसमें आप एक चीज और पता चलेगी, बताऊंगी अभी। ठीक है, एक आ जाता है 2y², तो आप क्या कहोगे? सॉरी, 2 इज द कॉफिशिएंट ऑफ y²। अभी बोला ना हमने कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है ना, न्यूमेरिकल फैक्टर, ये कॉफिशिएंट बन जाता है बाकी टर्म, बाकी फैक्टर्स का। ये कॉफिशिएंट बन जाता है बाकी फैक्टर्स का। आगे बात समझ में? अब देखो, मैं इसके एग्जांपल बताती हूँ सीधा, जितने हम सीधा डायरेक्ट हम एग्जांपल लेके चलते हैं। -7x² y², इसके अंदर क्या है? आप कहोगे जी इसके अंदर जो हमारा -7 है, इज द कॉफिशिएंट ऑफ x² और y²। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और तुम्हें पता लगे कॉफिशिएंट क्या होते हैं, कि भाई हमारे जो टर्म्स है, टर्म्स के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं और वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, दो दो एक तरह के हमारे फैक्टर्स होते हैं। अब उन फैक्टर्स के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इसको हम ऑटोमेटिकली बाकी जो फैक्टर्स है उनका कॉफिशिएंट बोल देते हैं। इसको हम बाकी टर्म वो फैक्टर्स का कॉफिशिएंट बोल देते हैं। जैसे कि क्या, -5 इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, 2 इज द कॉफिशिएंट ऑफ y², -5 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x² y²। टर्म्स की बात कर रहे हैं, टर्म्स के अंदर। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा, तो 10 इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। टर्म्स तो मल्टीप्लीकेशन में ही होंगी, हमने पढ़ा था ना कि टर्म्स प्रोडक्ट होती है फैक्टर्स का। राइट, चलिए। अब इसके अंदर सबसे पहले दो चीजें हैं कि हम -1 और +1 का क्या केस है। देखो, अगर मान लो हमारे पास 1 या -1 है ना किसी भी टर्म्स के अंदर, तो हम उसको नॉर्मली हटा देते हैं, यानी कि लिखते नहीं है। कैसे? x², तो हम इसको 1x² ना लिख के हम इसको डायरेक्ट सिर्फ x² लिखते हैं। ऐसी सेम इस चीज में भी -1x² है, ये भी तो मल्टीप्लीकेशन में, तो हम इसको भी -1 ना लिख के डायरेक्ट -x² लिखते हैं। तो अगर +1 है तो उसको हम नॉर्मली हटा देंगे, अगर -1 है तो हम इसके सिर्फ साइन को हम लिखते हैं। तो ये एक लिखने का तरीका होता है। ठीक है, लिखने का तरीका होता है। लेकिन तुमसे अगर कॉफिशिएंट पूछ ले कि बताओ भाई x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो तुम तुरंत बोल दोगे 1 है इसका कॉफिशिएंट। क्यों? हमने लिखा ही तो नहीं है, लेकिन 1 मल्टीप्लाई में तो है। ठीक है, और ऐसे तुमसे पूछ दे कि भाई -x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो तुम तुरंत बोल दोगे -x² का कॉफिशिएंट क्या है? -1। क्यों? अगर हम लिख नहीं रहे, लेकिन -1 है तो मल्टीप्लाई में ना, वो तो हमने लिखा नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज है। अच्छा, देखो भाई, कॉफिशिएंट का ना एक बहुत ही स्पेशल केस है। कैसे? मेरे पास, मैं तुम्हें एक चीज बोलती हूँ, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसको ध्यान से समझना। एग्जाम्पल क्या है?
मेरे पास एक टर्म है, टर्म की बात कर रही हूं मैं, एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रही। एक्स वाई जेड, ठीक है। देखो मैं क्या लिखती हूँ, कौन किसका कॉफिशिएंट है, अब इसको देखना। मैंने कहा कि एक फैक्टर बाकी बचे हुए फैक्टर का कॉफिशिएंट है, एक फैक्टर बाकी बचे हुए को फैक्टर का कॉफिशिएंट है। कैसे, देखो 5 इज द कॉफिशिएंट ऑफ, बाकी क्या बच गए, एक्स वाई जेड, ठीक है जी, हाँ जी। एक्स इज द कॉफिशिएंट ऑफ, क्या बच गया, 5 वाई जेड, ठीक है जी, हाँ जी। y इज द कोफिशिएंट ऑफ, बाकी सब क्या बच गए, 5 एक्स जेड, ठीक है। z इज द कोफिशिएंट ऑफ, क्या बच गया बाकी, 5 एक्स। तो टर्म्स के अंदर एक फैक्टर जो है वो बाकी फैक्टर्स का क्या हो जाता है, वो बाकी फैक्टर्स का कोफिशिएंट हो गया ना। 5 किसका कोफिशिएंट है, एक्स वाई जेड का। x किसका कोफिशिएंट है, 5 वाई जेड का। y किसका कोफिशिएंट है, 5 एक्स जेड का। z किसका कोफिशिएंट है, 5 एक्स वाई का। आगे जी, आगे। लेकिन नॉर्मली क्या बोलते हैं हम, न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करते हैं। अगर इस, मान लो तुम्हें ये टर्म दे दी थी और वो बोलता कि इसमें से ये बताओ कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड को ऐसे छुपा लोगे और जो बचेगा वो उसका कोफिशिएंट है। मैं इसका एग्जांपल बताऊंगी तो पता चल जाएगा, लेकिन ये इस तरह से यूज होता है कोफिशिएंट। एक और ले लें, एक और चीज ले लें, हाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे कि 10 एक्स वाई स्क्वायर, चलो जी माइनस ले लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, माइनस, माइनस ले सकते हैं। चलो अभी सिंपल लेते हैं, माइनस को साइड करते हैं। माइनस वाला थोड़ा सा वो तो मैं क्वेश्चन में समझ में आएगा। देखो 10 क्या है, 10 किसका कोफिशिएंट है, तो आप कहोगे 10 इज द कोफिशिएंट ऑफ किसका, क्या बचा, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। x इज द कोफिशिएंट ऑफ किसका, 10 एक्स का, सॉरी 10 वाई स्क्वायर का। वाई स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ किसका, क्या बचा, 10 एक्स का। तो ये इस तरह से चीजें यूज होती हैं, ठीक है ना। तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछेगा कि कोई भी तुम्हें टर्म दे दी, कैसे 2z स्क्वायर वाई, ये एक टर्म दे दी, वो कह रहा है कि इसमें से जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताओ, जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताओ। तुम्हें क्या करना है, जेड स्क्वायर को छोड़कर जो भी उस टर्म में बचा है उसको एज इट इज लिख दो। जेड स्क्वायर ये है, उसके अलावा क्या बचा टर्म में, 2y, तो 2y, तो 2y इज द कॉफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। जिसका भी तुमसे कॉफिशिएंट पूछे उसको छोड़ के टर्म के अंदर, सिर्फ टर्म की बात कर रहे हैं, टर्म के अंदर जो भी बचे उसको एज इट इज उसका आंसर लिख दो, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि टी स्क्वायर वाई और -3, ठीक है। -3 t² y है इसका, इसमें वो कह रहा है कि हमें बताओ कि y का कॉफिशिएंट क्या है इस टर्म के अंदर। तो तुम्हें क्या करना है, जिसका पूछा है उसको छोड़कर बाकी जो भी टर्म के अंदर बचा है उसको एज इट इज लिख दो, 3t²। 3t² इज द कॉफिशिएंट ऑफ किसका, y। तो टर्म्स के अंदर तुमसे जिसका भी कोफिशिएंट पूछे उसको छोड़कर बाकी सब लिख दो। टर्म्स के अंदर बोलू, टर्म के अंदर, मैं बता रही हूँ गलती मत कर देना, टर्म बोल रही हूँ, सिर्फ टर्म की बात हो रही है, एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही है। ये होता है तुम्हारा कोफिशिएंट, ठीक है जी। अब कोफिशिएंट के अंदर तो मैं एक टेबल बना रही हूँ मैं, ठीक है ना। इसको देखो कि ज्यादा, देखो देखो, चलो एक क्वेश्चन लिखा है हमने, देखो क्या है इसके अंदर, एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। फिर उसने पूछा है कि वो वाली टर्म बताओ जिसके अंदर फैक्टर x आ रहा हो, यानी x आ रहा हो, और बताओ कि उस x का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले पहला वाला उठाते हैं, देखो 4x - 3y। मेरा सवाल ये है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं,
कितनी टर्म्स है इसमें, तो आप कहोगे इसमें 1 और 2, 2 टर्म्स है। ठीक है, 2 टर्म्स है, यहाँ आके काम खत्म। अब आगे देखो, टर्म विद फैक्टर एक्स, ये बोल रहा है कि वो वाली टर्म बताओ जिसके अंदर एक्स एज अ फैक्टर यूज हो रहा है, यानी कि सिंपल ऐसे बोल दो कि जिसके अंदर एक्स आ रहा है, सिर्फ एक्स आ रहा है। ठीक है, तो कौन सी, ये 2 टर्म है, तो कौन सी एक टर्म है जिसके अंदर एक्स आ रहा है, तो आप कहोगे ये वाली, विच इज 4। ठीक है, अब हमने 4x ले लिया। कॉफिशेंट ऑफ एक्स, वो कह रहा है कि अब कॉफिशेंट ऑफ एक्स बताओ। देखो, यहाँ तो क्योंकि हम x की बात कर रहे हैं तो सिंपल हम x को इसी को ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे किसी और चीज की बात कर रही हो तो और आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशंस में तो कहता कि कॉफिशेंट ऑफ x बताओ, तो हमने क्या कहा था, कॉफिशेंट किस में देखना है, कॉफिशेंट सिर्फ टर्म्स में देखना है, एक्सप्रेशन में नहीं देखना। तो सबसे पहले x वाली टर्म कौन सी है, तो आप कहोगे x वाली टर्म ये है, 4x। ठीक है, x वाली टर्म कौन सी है, सिर्फ 4x है पूरी के अंदर, सिर्फ, और तो कोई नहीं है। हाँ है। अब वो कह रहा है कॉफिशेंट ऑफ x बताओ। हमने क्या कहा था कि टर्म के अंदर जिसका कॉफिशेंट पूछा है उसको छोड़कर बाकी सब लिख दो। टर्म के अंदर जिसका कॉफिशेंट पूछा है उसको छोड़कर बाकी सब लिख दो। तो 4x के अंदर x को अगर हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 4। तो कॉफिशेंट ऑफ x क्या है, 4 है। ठीक है जी, हाँ जी। अब आई अगले की बारी, वो कहता है अगेन वही, पहले सबसे बताओ कितनी टर्म्स है इसके अंदर, तो आप कहोगे 1 2 3, 3 टर्म्स है इसके अंदर। कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। वो वाली टर्म बताओ जिसके अंदर x आ रहा है, तो कौन सी है वो, -x। हमने कहा था ना हम टर्म्स को उसके साइन के साथ लेते हैं, तो वो है -x। ठीक है जी, हाँ। अगला पूछा उसने कॉफिशेंट ऑफ बताओ x का, एक्स का कॉफिशिएंट बताओ। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स कहाँ है एक्सप्रेशन के अंदर, ये रहा। हमने बोला कि कॉफिशिएंट जिसका पूछा है उसको छोड़कर जो भी बचा है वो एज अ कॉफिशिएंट लिख दो। -x में क्या है, तो आप कहोगे माइनस तो है, लेकिन माइनस का मतलब क्या है, -1 है। हमने अभी बताया था कि हम 1 और -1 को हम नहीं लिखते, सिर्फ साइन को लेके चलते हैं, अभी बताया था ये चीज। तो इसका क्या है कॉफिशिएंट, -1। ठीक है जी, चलो आगे आते हैं। अगला कह रहा है कि टर्म बताओ कि एक्स वाली कौन सी है। सबसे पहले इसमें कितनी टर्म्स है, आप कहोगे 2 टर्म्स है, 1 और 2। कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। अच्छा जी, 2 टर्म्स है। एक्स वाली टर्म कौन सी है, आप कहोगे ये वाली एक्स वाली टर्म, वाई स्क्र एक्स। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि कॉफिशिएंट बताओ एक्स का। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक्स वाली टर्म कौन सी है, ये। फिर हमने क्या बोला कि कॉफिशिएंट जिसका भी पूछा है उसको छोड़कर टर्म के अंदर जो बचे वो एज अ कॉफिशिएंट यूज होगा। तो क्या बचा है टर्म के अंदर एक्स को हटाकर, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इन वाई स्क्वायर एक्स टर्म, ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना, चलो जी अब आगे देखें, हाँ आगे देखते हैं। अगले वाले में कितनी टर्म्स हैं, आप कहोगे 1 और 2, 2 टर्म्स है। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे क्या बोला है कि वो टर्म बताओ जिसके अंदर एक्स आ रहा हो, तो कौन सी है वो, ये वाली। हमने कहा था ना टर्म्स को हम हमेशा अपने साइन के साथ लेके चलते हैं। लेके चले, हाँ जी लेके चले। अच्छा जी, अब आगे देखें। आगे 5 - 5xy। फिर वो कहता है कॉफिशिएंट बताओ एक्स का। तो एक्स के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम अपनी टर्म्स कौन किस में आ रहा है, एक्स इसके अंदर आ रहा है, टर्म्स देखी हमने। अब हमने क्या करना है कि कॉफिशिएंट के केस में क्या होता है, जिसका भी कॉफिशिएंट पूछा है उसको छोड़कर बाकी जो बचा है वो उसका कॉफिशिएंट है। तो एक्स को छो हटा दो तो क्या बचा है, -5z। ठीक है ना, देखो इस तरह से काम करते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि 5 इसका कॉफिशिएंट है, इसका कॉफिशिएंट है, इसका कॉफिशिएंट है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा वो तुमसे क्या पूछ रहा है। जैसे कि जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, जेड स्क्वायर को छोड़ो तो क्या बचेगा, 2 1। यहाँ पे y का कॉफिशिएंट क्या है, y को छोड़ोगे तो क्या बचेगा, -3 टी स्क्वायर। तो इसी तरह अब यहाँ पे देखोगे, मैंने पूछा था एक्स का एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो हमने क्या एक्स को छोड़ा, बाकी क्या बचा, -5 और z। तो -5z इज द कॉफिशिएंट ऑफ x इन टर्म -5xz। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉफिशिएंट वाला। ठीक है जी, चलिए अब इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ कि काफी लंबी हो गई है। तो जी हमने एक्सप्रेशंस में क्या पढ़ा, हमने एक्सप्रेशंस में टर्म्स पढ़ी। फिर हमने टर्म्स के अंदर क्या पढ़ा, टर्म्स के अंदर दो चीजें पढ़ी, क्या, फैक्टर और कॉफिशिएंट। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, एक तो फैक्टर पढ़ा और एक हमने अपना कॉफिशिएंट पढ़ा, तो 2 चीजें हो गई है। अब इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़ रही है।
ठीक है जी, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, थर्ड पार्ट होगा, जिसके अंदर हम अपना फर्दर टॉपिक देखते हैं क्या कवर होने वाला है। ठीक है जी, चलो टिल देन बाय बाय, और अपना ध्यान रखिएगा, टाटा।